हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक हूं। गाइस, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क परमिट के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी। काफी लोगों ने मुझसे पूछा, काफी लोग मुझे ईमेल्स भी भेज रहे थे, तो मुझे लगा इसके बारे में एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों के पास कनाडा का वर्क परमिट है बजाय क्लोज या ओपन, दोनों वर्क परमिट के अंदर अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप कनाडा में आ सकते हैं। आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए आईआरसीसी से। आप पोर्ट ऑफ एंट्री में ये दिखा सकते हैं और आप कनाडा के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया एंट्री वाला पार्ट। और अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से वर्क परमिट और एलएमआईए के ऊपर। सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर कनाडा गवर्नमेंट की आपसे अगर चाह रही है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर उनको चाहिए तो उसके लिए पहले कुछ एक डेडलाइन दी जाती थी। आई बिलीव 30 डेज, 1 महीने का टाइम दिया जाता था आपको कि अगर वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं और उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो 30 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होता है। लेकिन अब जो है एज पर न्यू रूल आपको 90 डेज दिए जाएंगे। काफी ज्यादा टाइम आपको दिया जाएगा आप और आपके कंसल्टेंट को कि आप अपने वो डॉक्यूमेंट जो वो मांग रहे हैं वो आप सबमिट करा सकें। तो बहुत अच्छी न्यूज है ये। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी टाइम से आप लोग ये देख रहे थे कि वर्क परमिट इशू नहीं हो रहे थे, एलएमआई इश्यूज नहीं हो रहे थे, और इसकी वजह से जो है कनाडा की इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि बाहर से वर्कर नहीं आ रहे हैं और स्टडी परमिट भी बंद है। तो इसके बारे में काफ़ी डिसीजन लिए गए। और जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कनाडा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कि अब जो है कुछ एक ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें प्रायोरिटाइज कर दिया गया है कि उनके जो वर्क परमिट है, उनके जो लीमियाज हैं एलएमआईए, जो उसके अंदर काफ़ी जो है चेंजेस हो गए हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। कुछ एक ऑक्यूपेशंस जो हैं मैं अपनी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, जो अब जो है उनके वर्क परमिट थोड़े से फास्ट प्रोसेसिंग में हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं बूचर्स की, मीट कटर्स, रिटेल एंड होलसेल मीट कटर्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, उन लोगों के जो है काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर्स, जनरल फार्म वर्कर्स, नर्सरी, harvesting laborers and fish and seafood plant workers, laborers in food, beverage and laborers in fish and seafood processing and industrial butchers and meat cutters। तो इन सभी के एनओसी कोड वगैरह मैं अपने स्क्रीन पर डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं। मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन लोगों के जो वर्क परमिट हैं और एलएमआईए हैं उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग। और अगर मैं बात करूं एलएमआई के लिए, जो पहले जो था 6 महीने का टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, अगर मैं किसी को बुला रहा हूं तो मुझे 6 महीने के अंदर जो है उस बंदे का वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो एलएमआईए एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन एज पर न्यू रूल्स अभी जो है 9 महीने का टाइम दिया गया है कि 9 महीने तक का टाइम रहेगा। अगर आपके पास एलएमआई आ जाता है तो आपके पास 9 महीने का टाइम है कि आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अब जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा है और मेरे पास अब डेफिनेटली काफी रिक्वेस्ट आएंगी, आप भी काफी कमेंट करोगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि ये जितने भी वर्क परमिट्स होते हैं, जितने भी एलएमआईए होते हैं, ये डिपेंड करता है आप कहां से अप्लाई कर रहे हो, आपके पास जो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, आपकी एजुकेशन है कि नहीं है। तो ये उन सब चीजों पे डिपेंड करता है गाइज। और अगर मैं बात करूं लेट्स से मीट कटर्स की, तो मीट कटर्स की काफी रिक्वेस्ट आई थी, काफी लोग पूछ रहे थे कि हमको मीट कटर्स का एक्सपीरियंस। तो गाइज, मेरी पर्सनली जो है यहाँ पे कई कंपनी से बात हुई और मैंने जो है ये बात पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि मीट कटर्स फिलीपींस से ही आते हैं, इंडिया से मीट कटर्स क्यों नहीं आते हैं। और मैंने भी, जैसे कि मुझे 3 साल हो चुके हैं, मैंने अभी तक इंडिया से कोई मीट कटिंग ऑक्यूपेशन में यहाँ आया हो मैंने भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, फिलीपींस से मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, एजुकेशन भी इतना मतलब सुपर कोई एजुकेशन भी नहीं था, लेकिन वो कैसे आ गए। तो जब मेरी उनसे बात हुई जो एम्प्लॉयर्स हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि मीट कटिंग में प्रॉब्लम ये आ जाती है इंडिया के ऊपर कि
इंडिया के अंदर कुछ एक मीट है जो कि लीगल नहीं है इंडिया की, अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि जब कोई एक मीट कटर को हायर करता है तो उसको वो सारी चीजें, वेदर इट्स चिकन, वेदर इट्स पोर्क, वेदर इट्स बीफ, वो सारी चीजों का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कनाडा के अंदर पोर्क एंड बीफ ये बहुत ही हाई अमाउंट में जो है यूज होता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है बीफ और पोर्क खाते हैं। मैं नहीं खाता लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो यही खाते हैं। और इंडिया में बीफ जो है वो इलीगल है अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, किसी के पास बहुत ही कम जगह होते हैं जहां पे होता है। तो इंडिया में मीट कटर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आप शो कर सकते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो हो सकता है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब मैं बात करता हूं ट्रक ड्राइवर्स की। गाइस, ट्रक ड्राइवर्स के लीमिया और वर्क परमिट में प्रॉब्लम कहां आ जाती है गाइस, कि एक तो सबसे पहले यहाँ के जो ट्रक हैं वहां के ट्रक में डिफरेंस है बहुत। एक अलग तरह के ट्रक चलते हैं यहाँ पे, लंबे जो ट्रेलर्स होते हैं वो चलते हैं। तो इसीलिए वहां पे ये ट्रक का एक्सपीरियंस उनके पास होता नहीं है, कनाडा का ट्रकिंग का लाइसेंस उनके पास होता नहीं है। तो एम्प्लॉयर देखता है कि भाई एक किसी बंदे को बाहर से हम बुलाएं और उसको पहले तो लाइसेंस दिलाएं, लाइसेंस आने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद जो है वो गाड़ी चलाएगा, फिर हमारे लिए जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा, बिजनेस करेगा। तो कम से कम काफी टाइम लग जाता है, लेकिन तब तक उसको आपको सैलरी तो देनी है ना। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रक ड्राइवर्स को किसी ने बुला दिया और बस वो घर पे बैठा है, उसका भी तो अपना जो है अर्निंग करनी है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है इंडिया से हायरिंग के लिए ट्रक ड्राइवर्स के। लेकिन मैंने देखा है कि ट्रक ड्राइवर्स आते हैं इंडिया से जिनके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लीमिया निकल जाते हैं, उनके वर्क परमिट भी निकल जाते हैं। मैं अभी भी मेरी ऑलमोस्ट ये तीसरी वीडियो है, मैंने कभी भी इस पॉइंट से मैं कभी भी इग्नोर नहीं किया। लेकिन अगेन गाइज, होता क्या है कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अभी किसी के पास पॉजिटिव LMI ये पड़ा हुआ है, किसी के पास है कि चलो ठीक है वर्क परमिट पे किसी को बुलाना है, ठीक है। इतनी लार्ज अमाउंट में जो है पब्लिक है, तो वो ऑब्वियसली अगर कोई देसी बंदा होगा वो अपने किसी चाचा के, मामा के, किसी के बेटे को, किसी को बुलाएगा। वो क्यों किसी और को बुलाएगा जब ऑलरेडी उसके पास रिलेटिव है, कोई है, उसको बुलाएगा। और जो यहाँ के जो गोरे होते हैं वो कभी भी देसी को हायर नहीं करते जब बात आती है ट्रक ड्राइवर्स की। मैंने नहीं देखा कोई भी गोरा एम्प्लॉयर हो किसी देसी बंदे को हायर कर रहा हो। तो ये जितने भी जॉब की वैकेंसी आती है ना गोरे बंदों की और ऐसा, वो पहली बात तो वैसे ही आधे से ज्यादा तो फेक होते हैं। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है, कोई देसी बंदा होगा वो देसी को बुलाएगा, गोरा बंदा होगा वो गोरे को बुलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और यही प्रॉब्लम आती है ट्रक ड्राइवर्स की हायरिंग में कि जहां के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ज्यादातर अपने किसी जानने वाले को, ठीक है, उसको ही बुलाने का वो सोचते हैं। वो ऐसे कहीं एडवर्टाइज नहीं करते, वो ऐसा सच कहीं पे ये मेंशन नहीं करते कि भाई हमें जो है ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स की। इसके अंदर एक्सपीरियंस जो है शो कर देते हैं वहां पे, स्पेशली पंजाब से काफी लोग मैंने देखे हैं इसके अंदर आए हैं। जनरल फार्म वर्कर्स के अंदर भी आए हैं, लीमिया निकल जाते हैं इनके। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा लगता है कि बाकी सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लीमिया निकालने में। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, अगर कोई बाहर है और जेन्युइन एक्सपीरियंस है और वो शो कर सकता है, तो इसके जो अभी के जो रूल के, अभी के सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी प्रोसेसिंग। थोड़ा सा ध्यान देंगे ऑफिसर्स हर एक फाइल पे, ठीक है। लीमिया में भी अब आपको जैसे कि पता, लीमिया में भी जो है 9 महीने का टाइम है, तो गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स के भी जो वर्क परमिट्स हैं उसमें भी काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। लेकिन हेल्थ केयर की बात आ जाती है तो उनके थोड़े IELTS के पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो अगेन ये सारी चीज़ें आप एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन, IRCC अप्रूव्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। और ये था गाइज अपडेट। लेकिन अगेन काफ़ी जो रिक्वेस्ट आती है, काफ़ी जो ईमेल्स आती हैं गाइज, काफ़ी लोग अभी भी ये डाउट में है कि यहाँ पे जॉब मिलना बहुत आसान है, यहाँ पे LMI मिलना बहुत आसान है। गाइज मैं जो है ना वर्क परमिट को मैंने हमेशा से सेकंड कैटेगरी में मैं क्यों कहता हूँ, फर्स्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे मुश्किल होता है कनाडा का विजिटर वीज़ा लगाना अगर आपके यहाँ पे कोई नोन नहीं है। तो वो तो एक बिल्कुल लॉटरी वाली बात है कि भाई आपने लगाया और निकल गया, तो वैसे विजिटर वीज़ा निकलता नहीं है। दूसरा टफेस्ट वीज़ा होता है वर्क परमिट। अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस नहीं है,
तो वर्क परमिट नहीं निकलते। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने ही किसी जानने वाले को ही वो एंटरटेन करते हैं। ऐसे जस्ट आप देखें कि भाई जॉब की वैकेंसी निकल गई, आपने अप्लाई कर दिया और लग गया। मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं कि ऐसे किसी का जो है किसी की जॉब लगी हो। अब बात करते हैं गाइज एक ऑक्यूपेशन जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किचन हेल्पर्स, राइट। किचन हेल्पर्स जो खाना वाना अगर बनाना जानते हैं, उन लोगों के वर्क परमिट की क्या सिचुएशन है। तो गाइज मैं अभी भी उस बात से नहीं मुकरूंगा कि नहीं निकलते वर्क परमिट या ऐसा कुछ भी। बिल्कुल वर्क परमिट निकलते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं। अगेन लीमिया की जरूरत पड़ती है उसके अंदर, LMIA की। LMIA निकालने के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि गाइज कि यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स अभी क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो अभी क्या लॉ है, नया लॉ क्या निकला है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जो है सर्व नहीं कर सकते, आप ओपन एरिया में सर्व कर सकते हैं। तो जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन लोगों को जो पार्किंग लॉट दिया गया है, उस पार्किंग लॉट में वो चेयर्स लगा के वो सर्व कर सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पेस दी गई है पार्किंग लॉट की, और किसी रेस्टोरेंट के ओनर के पास पार्किंग है भी कि नहीं है। और ऑब्वियसली जितनी स्पेस और जो फैसिलिटीज जो एक रेस्टोरेंट के अंदर होगा वो बाहर नहीं हो पाएगा, बिजनेस ऑलरेडी डिस्टर्ब होगा। और मैंने जो डाउनटाउन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसलिए वो चीज़ें दिखाई थी, आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों पे बाहर ही सर्विंग हो रही है, इनसाइड तो सर्विंग हो ही नहीं रही। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए अभी जितने भी एम्प्लॉयर्स अभी ट्राई करेंगे कि LMIA है जिनके पास, और वो ट्राई करेंगे कि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, तो उनके वर्क परमिट रिफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है कि अभी ऑलरेडी यहाँ के लोगों के पास ही जॉब नहीं है, यहाँ पे ही इतना बिजनेस नहीं है। आप किसी बाहर से किसी बंदे को बुला के कैसे आप उससे जो है सैलरी वगैरह ये दोगे। तो LMIA अगर निकल भी जाता है किचन हेल्पर का, तो मुझे लगता है कि उनके वर्क परमिट रिफ्यूज होने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर है या कोई स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट है, तो हो भी सकता है कि आपके वर्क परमिट अप्रूव हो जाएं। लेकिन मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि वर्क परमिट जो है रिफ्यूज़ हुए हैं ऐसे कैटेगरीज में। लेकिन जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग होगी अब। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपके एजुकेशन और उस सब चीज़ों के ऊपर होता है। तो गाइज ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो वर्क परमिट और LMIA के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।